हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक नए सोच और विचार के साथ। आज हम 102 से लेकर के 132 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं इन्हें हम सॉल्व करेंगे। आज का जो हमारा क्लास है ये चौथा क्लास है। तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, यह दिया गया है कि एक पिंजरण मोटर यानी कि स्क्विरल केज मोटर को डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से चालू करने पर उसका जो प्रारंभिक जो करंट होता है वो कितना होता है। तो जो हमारा स्क्विरल केज मोटर होता है, जब इसे हम स्टार्ट करते हैं DOL स्टार्टर के द्वारा, तो इसका जो शुरुआती जो करंट होता है पूर्ण लोड करंट का लगभग 5 से 7 गुना होता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर दिया गया है वो 4 नंबर है। अब हम जान लेते हैं कि हमारे ये जो मोटर हैं स्क्विरल केज, ये स्क्विरल केज मोटर यदि 5 HP से कम के होंगे तो उन्हें हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के द्वारा चला सकते हैं। यदि 5 HP से ज़्यादा की मोटर होगी स्क्विरल केज, तो उन्हें हम स्टार्ट करने के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज हम लोग करते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 3 चरण यानी कि 3 फेज मोटर में चुंबकीय क्षेत्र को घुमाने वाले फ्लक्स वेक्टर के कोण डैश पर विस्थापित होते हैं। यानी कि जो हमारी 3 फेज मोटर होती है, 3 फेज मोटर में जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो उत्पन्न होता है, या हम कहें जो हमारे इसके अंदर कॉइल स्थापित की जाते हैं, उनके बीच का जो अंश होता है डिग्री में, वो आपका 120 डिग्री होता है। तो याद रखिएगा 3 फेज में जो आपका एंगल होगा वो 120 डिग्री का होगा, आपके डबल फेज में 180 का होगा और सिंगल फेज में 90 डिग्री का आपका अंतर होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर मेरा हो जाएगा 1 नंबर। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संधारिता प्रारंभिक मोटर की घूर्ण दिशा परिवर्तित की जा सकती है। यानी कि जो मेरा परमानेंट कैपेसिटर मोटर है उसकी दिशा को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे। तो जो मेरा परमानेंट जो कैपेसिटर मोटर होता है, इसमें 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है। एक वाइंडिंग आपकी रनिंग वाइंडिंग होती है, दूसरी आपकी होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो जो आपकी रनिंग वाइंडिंग होती है मोटे तार की बनाई जाती है। तो मोटे तार के होने के कारण उसका जो रेजिस्टेंस होता है कम होता है और उसका इंडक्टेंस जो होता है ऊंच होता है, और वह मोटर के अंदर जो स्टेटर होता है उसमें अधिक गहराई में स्थापित की जाती है। जो आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है पतले तार की होती है, जिसके कारण उसका रेजिस्टेंस ऊंच होता है और इंडक्टेंस जो होता है वो कम होता है, और वह खाँचों में कम गहराई पर स्थापित की जाती है। दूसरी चीज़ कि जो हमारा कैपेसिटर होता है, तो हम लोग कैपेसिटर को स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में जोड़ते हैं, जबकि रनिंग वाइंडिंग के समांतर क्रम में जोड़ते हैं। और यदि हमें उस मोटर की डायरेक्शन को यानी कि दिशा को चेंज करना होगा, तो स्टार्टिंग अथवा रनिंग दोनों में से किसी एक वाइंडिंग के सिरे को हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर मेरा जो है वो 3 नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 नंबर। 3 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि आपका प्रारंभिक वेस्टर्न अथवा कार्य वेस्टर्न का मतलब होता है आपका रनिंग वाइंडिंग को हम लोग मेन वाइंडिंग भी कहते हैं। तो दोनों में से किसी एक को हम चेंज करेंगे तो घूमने की दिशा क्या हो जाएगी, उसकी चेंज हो जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि AC और DC यानी कि AC और DC दोनों आपूर्ति के लिए किस प्रकार की एकल फेज मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो जो हमारा यूनिवर्सल जो हमारा मोटर है वो AC सप्लाई और DC दोनों पे काम करता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है यह है स्टेपर मोटर का अनुप्रयोग डैश में होता है। तो जो आपका स्टेपर मोटर होता है यह एक सिंगल फेज मोटर है और विशेष प्रकार का मोटर होता है। इसकी जो स्पीड होती है बहुत कम होती है, यानी इसकी जो स्पीड होती है बहुत कम होती है, काफ़ी स्लो चलता है। और इसका उपयोग हम लोग जो हमारे फैक्स मशीन हो गया या जो हमारे छोटे मोटे जो उपकरण होते हैं वहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका यूज हम करते हैं। तो स्टेपर मोटर के जो हम लोग कहाँ करेंगे, फैक्स मशीन में करेंगे। जो हमारा स्टेपर मोटर होता है ये 3 प्रकार के होते हैं। स्टेपर मोटर का एक जो प्रकार है उसे हम लोग कहते हैं परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर। जो हमारा दूसरा होता है उसे हम लोग कहते हैं वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर। और जो इसका तीसरा प्रकार होता है इसे हम लोग कहते हैं हाइब्रिड स्पेटर मोटर। तो यहाँ पर राइट आंसर मेरा हो जाए कौन सा, फैक्स मशीन में हम लोग क्या करते हैं, स्टेपर मोटर का यूज करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वह है कि किसी प्रवर्तक यानी किसी अल्टरनेटर के उत्तेजना को डैश के लिए उपयुक्त हो, माने कि जो आपके उत्तेजना है उसे हम करने के लिए क्या प्रयुक्त करते हैं।
तो जो हमारा अल्टरनेटर होता है, अल्टरनेटर का मतलब हो गया जो हमारे बड़े वाले जो जहाँ पर जनरेटिंग स्टेशन होता है, जनरेटिंग स्टेशन पे जो बड़े बड़े अल्टरनेटर होते हैं, तो उनका जो फील्ड होता है, फील्ड को उत्तेजित करने के लिए हमेशा हम लोग शंट जनरेटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम शंट जनरेटर को हम टिक आउट कर देंगे। शंट जनरेटर को यूज क्यों करते हैं, क्योंकि शंट जनरेटर जो है वो हमें क्या करता है, वो हमें स्थिर वोल्टेज प्रदान करता है। हमारा जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जब कोई कुंडली यानी कि चालक चुंबकीय पुंज के लंबवत गति करता है तो उसके द्वारा जो प्रेरित ईएमएफ होगा क्या होगा, वो अधिकतम होगा। क्या होगा, अधिकतम होगा। तो राइट आंसर मेरा हो जाएगा यहाँ पर 3 नंबर। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, किसी घूर्ण आर्मेचर वाले 3 फेज स्टार संयोजन में जो आपका प्रवर्तक होगा उसमें जो स्लिप रिंग की संख्या कितनी होगी। तो हमारे पास कोई 3 फेज का अल्टरनेटर हो गया, तो 3 फेज के अल्टरनेटर में जो आपके 3 स्लिप रिंग होंगे वो आपके RYB के लिए हो जाएंगे और एक जो आपका स्लिप रिंग होगा वो न्यूट्रल का होगा। तो यहाँ पर कुल स्लिप रिंग की संख्या कितनी हो जाएगी, आपकी 4 हो जाएगी। यानी कि 3 फेज मोटर में कुल स्लिप रिंगों की संख्या आपकी 4 हो जाएगी, 3 फेज के लिए और एक न्यूट्रल की। तो मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि किसी सिंक्रोनस मोटर की फील्ड अंडर एक्साइटेड है तब पावर फैक्टर क्या होगा। तब पावर फैक्टर क्या होगा, तो एक बात याद रखिएगा, जो मेरा सिंक्रोनस मोटर होता है तो सिंक्रोनस मोटर में हम लोग 2 प्रकार की सप्लाई देते हैं। एक सप्लाई देते हैं AC और एक सप्लाई देते हैं DC। तो जो हमारी DC सप्लाई होती है वो हम लोग देते हैं सिंक्रोनस मोटर के रोटर में, और जो हमारी AC सप्लाई होती है वो हम लोग देते हैं सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर में। अब हमारा सिंक्रोनस मोटर का जो हम यूज है, हम लोग अधिक यूज करते हैं पावर फैक्टर को सुधारने के लिए। सिंक्रोनस मोटर का उपयोग हम लोग पावर फैक्टर को सुधारने के लिए करते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है कि यदि हम लोग जो हमारा रोटर हो गया, जो हमारा फील्ड हो गया सिंक्रोनस मोटर का, उसका उसमें जो हम लोग DC सप्लाई देते हैं, यदि उस DC सप्लाई के मान में यदि हम लोग कमी करते हैं या अधिकता करते हैं, तो कमी और अधिक करने से क्या होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यदि हमारा जो सिंक्रोनस मोटर है उसका फील्ड यदि कम उत्तेजित होगा तो जो पावर फैक्टर होगा वो क्या होगा, वो आपका अग्रगामी होगा। क्या होगा, आपका अग्रगामी होगा। तो मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर में हो जाएगा लीडिंग करंट। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वेव वाइंडिंग में परिणामी पिच लगभग बराबर होता है। तो याद रखिएगा, वेव वाइंडिंग और लैप वाइंडिंग, तो ये जो वाइंडिंग है हम लोग DC मोटर के आर्मेचर में करते हैं। तो जो हमारा लैप वाइंडिंग होता है, तो लैप वाइंडिंग में जो करंट बहने के जो रास्ते होते हैं वो टोटल पोल की संख्या के बराबर होते हैं, और वेव वाइंडिंग में जो करंट बहने के जो रास्ते होते हैं, पोल की संख्या कितनी भी क्यों ना हो मगर करंट बहने का रास्ता आपका 2 होगा। वेव वाइंडिंग में हमें जो वोल्टेज का मान होता है वो उच्च मिलता है और करंट का जो मान होता है निम्न मिलता है, जबकि लैप वाइंडिंग में करंट का मान उच्च मिलता है और वोल्टेज का मान क्या मिलता है, निम्न मिलता है। तो जब हम लोग आर्मेचर में जब वाइंडिंग करते हैं, तो आर्मेचर में जो वाइंडिंग करते हैं तो उसका जो पिच होता है, जो परिणामी पिच होता है, वो फ्रंट पिच और एंड पिच, यानी इसे हम लोग कह सकते हैं पृष्ठ पिच तथा अग्र पिच की जो क्या होता है, बराबर होता है। तो लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग दोनों वाइंडिंगों में जब हम लोग क्या करेंगे, कॉइल को डालेंगे तो उसका फ्रंट पिच और उसका जो बैक पिच होगा, दोनों पिच के योग के बराबर आपका जो होगा वो परिणामी पिच होगा। तो राइट आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पर जो चित्र में जो आप वाइंडिंग देख रहे हैं, इस वाइंडिंग को हम लोग कहते हैं सकेंद्रीय वाइंडिंग। क्या कहेंगे इसे हम लोग, सकेंद्रीय वाइंडिंग कहेंगे। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है यह है कि यदि ध्रुवों की संख्या 4 है और खांचों की संख्या 24 है तो पोल पिच क्या होगा। तो पोल पिच बराबर क्या होता है, पोल पिच बराबर होता है स्लॉटों की संख्या, स्लॉटों की संख्या बटा पोलों की संख्या। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 24/4, यानी कटाएंगे तो कितना आपका आ जाएगा, 6 स्लॉट आ जाएगा। तो मेरा जो पोल पिच होगा वो क्या होगा, पोल पिच मेरा 6 स्लॉट का होगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है, तो AC मोटर वाइंडिंग में कॉइल ग्रुप की संख्या गणना करते हैं। तो जो मेरा सिंगल फेज जो मेरा मोटर होता है, सिंगल फेज मोटर में AC जो मोटर होता है, AC मोटर में जो कॉइल होती है उसकी संख्या निकालने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो टोटल कॉइल की संख्या बटा फेजों की संख्या गुणे पोलों की संख्या। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि इनपुट AC वोल्टेज 30 वोल्ट है तो अर्ध तरंग DC का उत्पादित DC वोल्टेज कितना होगा। तो वो लगभग आपका 13 वोल्टेज के समथिंग हो जाएगा। तो राइट आंसर मेरा कितना हो जाएगा, 3 नंबर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक ब्रिज
डिस्टकारी में, यानी कि ब्रिज रेक्टिफायर में जो आउटपुट जो मेरा डीसी होता है, इसकी जो आवृत्ति होती है वो क्या होती है। तो याद रखिएगा, यदि हम लोग सिंगल डायोड लगाते हैं तो वहाँ पर जो आपको मिलेगा क्या चीज़, सिंगल ये मेरा डायोड लगा है तो सिंगल डायोड द्वारा जो हमको मिलेगी क्या चीज़, जो रिपल फ्रिक्वेंसी मिलेगी वो इस प्रकार की मिलेगी, इस प्रकार की हमें मिलेगी। आप देख रहे हैं, इस प्रकार की हमें मिलेगी, यानी कि एक फ्रीक्वेंसी मिलेगी, उसके बाद एक फ्रीक्वेंसी आपकी रुक जाएगी। अब इसी की बात कर लेते हैं कि कौन सा ये कर रहा है मेरा, ये कर रहा है यानी कि ब्रिज रेक्टिफायर। तो ब्रिज रेक्टिफायर में आपके डायोड की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, और उससे हम लोग कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर में जो आपका फ्रीक्वेंसी मिलेगा आपको वो क्या मिलेगा, वो इस प्रकार का मिलेगा। फुल वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी इस प्रकार का मिलता है, और हाफ वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी इस प्रकार का हमको मिलता है। क्लियर। तो इस कंडीशनों को यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर ये हमको मिलता है कि फुल वेव रेक्टिफायर में जो फ्रीक्वेंसी का मान होगा दी गई एसी फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, दुगुना होगा। यानी हमारी फ्रीक्वेंसी 50 साइकिल की होगी तो फुल वेव रेक्टिफायर में वह फ्रीक्वेंसी 100 के समथिंग हो जाएगी। यदि हाफ वेव होगा तो दी गई एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा मेरा 2 नंबर। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो है कि बिजली कटने के बाद भी किस प्रकार के रिले अपने संपर्कों की स्थिति में रहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 3 नंबर, लॉन्चिंग रिले। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला दिया गया है कि NE कोड के अनुसार न्यूट्रल का जो कलर होगा कैसा होगा, तो वो कलर आपका होगा कौन सा, वो कलर हो जाएगा आपका काला। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1 नंबर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है यह है कि विद्युत स्त्री में दाब प्लेट का कार्य होता है। तो क्या होता है, दाब प्लेट का जो कार्य होता है वो क्या होता है, तो होता है तापक तंतु को तल प्लेट के साथ चिपटा के रखना। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा, 3 नंबर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गीजर में एक दोष है, अर्थात इसे स्विच ऑन करने पर भी पानी गर्म नहीं होता है। तो आप जानिएगा कि जो गीजर होता है उस गीजर में एक क्या लगा होता है, एक आपका लगा होता है थायरिस्टर, जिसका काम क्या होता है, गीजर के अंदर का जो पानी होता है पानी के टेम्परेचर के अनुसार सप्लाई को देना और उसे काटना। तो यदि गीजर का जो पॉइंट हो क्या हो जाएगा, गीजर का जो पॉइंट होगा वो ख़राब होगा या खुला होगा, तो जाहिर सी बात है कि स्विच ऑन करने पर भी गीजर में पानी आपका गर्म नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, थायरिस्टर संपर्क खुला की स्थिति में होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो मेरा क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है, तो अगला क्वेश्चन है कि एक विद्युत ओवन या एक विद्युत ओवन में तापक तंतु के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो मेरा नाइक्रोम होगा यह राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि खाद्य मिक्सर में प्रयुक्त मोटर किस प्रकार का होता है, तो वह आपका यूनिवर्सल मोटर होता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। औद्योगिक पावर वायरिंग में जो हम लोग वो जो हम लोग पाइप वायरिंग जो वायरिंग में जो हम लोग पाइप वायरिंग जो उपयुक्त जो करते हैं वो कौन सा होगा, वो आपका हो जाएगा 1 नंबर। कौन सा, सॉरी 1 नंबर नहीं होगा, यह आपका हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। औद्योगिक पावर वायरिंग के लिए अपनाई गई वायरिंग की प्रणाली क्या होती है, तो वह होती है सरफेस धातु नलिका वायरिंग। सरफेस धातु नलिका वायरिंग का मतलब होता है, आप देखे होंगे दीवालों पे जो पाइप होती है क्या करते हैं, दीवालों पे जो हम लोग पाइप पे ठोक देते हैं लोहे का, तो आपका क्या चीज़ GI का, और उसके अंदर क्या करते हैं हम लोग जो वायर को डालते हैं उस वायरिंग को हम लोग कहते हैं सरफेस। यानी कि दीवार के जो ऊपर वायरिंग होगा उसे सरफेस कहेंगे, और जो दीवार के अंदर वायरिंग होगा उसे हम लोग कहेंगे अंडरग्राउंड वायरिंग। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जल विद्युत संयंत्र, यानी कि जो आपका जल विद्युत शक्ति संयंत्र होता है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। जो हमारा जल विद्युत होता है तो जल विद्युत की स्थापना हम लोग कब करते हैं, तो जल विद्युत जो मेरा संयंत्र होता है इसमें क्या होता है कि हम लोग नदी में या जो आपका बड़ा बड़ा जो नहर होता है वहाँ पर डैम बांध करके हम लोग पानी क्या करते हैं, ऊपर से गिराते हैं। किसके ऊपर, तो अल्टरनेटर का जो प्राइम मूवर होता है उसके ऊपर। तो जब हम लोग जल विद्युत संयंत्र की स्थापना करेंगे तो उस वक्त का जो लागत होगा वो लागत क्या होगा, लागत आपका जो होगा वो ज़्यादा होगा। लागत क्या होगा, ज़्यादा होगा। और उसके बाद जब सप्लाई जो उत्पन्न की जाएगी तो उसका जो खर्च जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर जो आपका दिया गया है 1 नंबर, यानी कि परिचालन लागत जो होगा वो निम्न होगा। यानी कि जब हमारी जो अल्टरनेटर है वो जब रनिंग अवस्था में आ जाएगी तो उसके द्वारा जो हम लोग सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसका खर्च कम आएगा। और प्रारंभिक स्थिति में जब हम क्या करेंगे, जब हम डैम इत्यादि बांधेंगे तो वहाँ पर जो खर्च क्या होगा मेरा उच्च होगा।
हमारा जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है? तो वह लगभग आपका कितना होता है? 931.4 MV के बराबर होता है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बायोगैस बना होता है, तो बायोगैस किसका बना होता है? बायोगैस बना होता है आपका कुछ अशुद्धि और मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बना होता है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अधिकतम पवन ऊर्जा डैश समानुपात में उपलब्ध होती है। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पर वायु वेग का घनत्व तो क्या होगा? ज़्यादा होगा, वहाँ पर हम क्या करेंगे? इसका यूज हम करेंगे। तो यहाँ पे आंसर नंबर आपका 4 राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दिया गया है कि सौर संग्रहक में पारदर्शी आवरण डैश हेतु प्रदान किया जाता है। तो उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है आपका 4 नंबर जो दिया गया है, क्या चीज़? तो कलेक्टर में वायुमंडल में गर्मी के नुकसान को कम करने के लिए। तो राइट आंसर मेरा हो जाएगा 4 नंबर। अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है ये क्या है? तो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति संयंत्र ठंडी स्थिति में पूर्ण भार परिचालन में शून्य होने में भी कम समय लेता है? तो वो आपका हो जाएगा कौन सा? वो आपका हो जाएगा जल विद्युत संयंत्र। तो हम क्या करेंगे? 3 नंबर को हम टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय विद्युत नियम के अनुसार किसी सर्विस यानी कि जो सर्विस लाइन होती है उसमें टेप्ट हमें कहाँ से नहीं लेना चाहिए? तो मध्य बिंदु से हमें टेप्ट नहीं लेना चाहिए। कभी भी टेप्ट हमको अंतिम बिंदु या प्रारंभिक बिंदु से लेना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है या क्वेश्चन क्या है कि हाई टेंशन ओवरहेड चालक को कतार में खड़े बिजली के खंभों पर सीधा रखने के लिए किस प्रकार का कुचालक का प्रयोग किया जाता है? तो जो हमारे ओवरहेड लाइन में जब हम लोग सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त हम लोग क्या करते हैं? खंभे पर हम लोग रॉक आर्म लगाते हैं और रॉक आर्म के ऊपर हम लोग क्या लगाते हैं? इंसुलेटर लगाते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर एक आप, तो यहाँ पर आपका जो खंभा हो गया, खंभा में जो आप लोग देखते हैं भुजा, ये जो लोहा का है इसे हम लोग कहते हैं रॉक आर्म। और इस रॉक आर्म के ऊपर हम लोग क्या लगाते हैं? इस रॉक आर्म के ऊपर हम लोग लगाते हैं इंसुलेटर। तो ये जो इंसुलेटर होते हैं निम्न प्रकार के होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पिन इंसुलेटर, यानी कि जो आपका हाई टेंशन लाइन होगा वहाँ पर हम लोग पिन इंसुलेटर का यूज करेंगे, और जहाँ पे आपका एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन होगा वहाँ पर हम लोग स्टे कुचालक का यानी कि स्टे इंसुलेशन का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। याद रखिएगा, एक्स्ट्रा हाई का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा हाई का मतलब होता है कि जो वोल्टेज आपकी 33,000 वोल्टेज से ज़्यादा यानी 63,000 वोल्टेज से अधिक वाली जो वोल्टेज होगी उसे हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा हाई टेंशन वोल्टेज। तो यहाँ पर आपका जो आंसर दिया गया है क्या है? आपका क्वेश्चन यहाँ पे है आपका हाई टेंशन लाइट के लिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? पिन टाइप इंसुलेटर आपका हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दिया है कि कोरोना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कोरोना का मतलब होता है कि जब ठंडी के दिनों में या जब वायु में जब नमी की मात्रा ज़्यादा होती है तो जो हमारे एक्स्ट्रा हाई टेंशन जो लाइट होती है यानी कि आपके 33 केवीए से अधिक जो सप्लाई होती है, जो हम लोग क्या करते हैं 31 के आपके 33 केवीए से एक्स्ट्रा यानी 33 केवीए का जो 33 केवीए के ऊपर जो आपकी सप्लाई होगी उस सप्लाई को जब हम लोग ट्रांसमिशन करते हैं एक स्थान से दूसरे जगह ले जाते हैं, तो नमी के दिनों में या ठंडी के दिनों में क्या होता है? गनगन की आवाज़ आप लोग सुने होंगे। तो कोरोना प्रभाव के कारण जो आपका वायर होता है, वायर के चारों तरफ बैंगनी कलर का परत जम जाता है जिसे हम लोग कहते हैं कोरोना प्रभाव। और ये कोरोना प्रभाव कब होगा? जब वायर में जो वोल्टेज की मात्रा जब अधिकतम होगी तो कोरोना प्रभाव क्या होगा? कोरोना प्रभाव आपको दिखाई देने लगेगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 1 नंबर। क्लियर? जब वोल्टेज का मान कम होगा तो कोरोना प्रभाव क्या होगा? कोरोना प्रभाव आपको न के बराबर दिखाई देगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चालक का स्किन प्रभाव डैश के साथ कम होता है। तो याद रखिएगा, जो मेरा स्किन प्रभाव होता है फ्रीक्वेंसी बढ़ने से स्किन प्रभाव बढ़ता है, और चालक पदार्थ की जो प्रतिरोधकता होती है वो घटने से स्किन प्रभाव घट जाता है। इसीलिए जितने भी आप देखे होंगे, जितने भी आपके वायर होते हैं ओवरहेड लाइन में, वो सभी के सभी आपके स्टैंडर्ड वायर होते हैं। स्टैंडर्ड वायर जब होंगे तो उसमें क्या होगा? उसमें आपका स्किन प्रभाव कम होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन हो जाएगा? आपका 2 नंबर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला